एक बार पिताजी ने मुझे पीटा था किसी बात पर, तो बजाय आम बच्चों के रोने या उस तरह करने के, भागने के, मैं उनके सामने खड़ा हो गया था तनकर। तो मैंने कहा बाबूजी जितने चांटे मारने हैं मार लो, मैं तो यही करूँगा जो कर रहा हूँ। 8.25 इस तरह का कुछ मेरा CGPA था, और मेरा ख्याल है कि वो आज तक JNU के CIL के इतिहास में रिकॉर्ड है। अब मैं नाम फिर नहीं लूँगा किसी का भी, लेकिन हिंदी में ऐसे लेखकों को मैं जानता हूँ जो सोफा ड्रिवन सीडान में चलते हैं, पेंट हाउस में रहते हैं, रूफ गार्डन मेंटेन करते हैं, और अभी भी अपने आप को गरीब कहते हैं। कि नामवर सिंह, उनकी आलोचना यानी मेरे प्रति उनका प्रोत्साहन और उनका आकलन, इसने मेरी बौद्धिकता के निर्माण में बहुत योगदान किया है, इसमें कोई संदेह नहीं। आपको मेरी भावना याद करने के लिए जो कुछ कहना है कह लीजिए, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। सारे का सारा डिस्कोर्स सेंटिमेंट्स का हो गया है। विवेक की कोई जगह नहीं बची है, सोच विचार की कोई जगह नहीं बची है। प्रेम की, एकांत की, अकेलेपन की, ऊब की, खींच की, जो भी स्पेक्ट्रम ह्यूमन सेंटिमेंट्स का हो सकता है, वो सब आपको कबीर के यहाँ मिलता है। जब वक़्त कहानी प्रेम की प्रकाशित हुई थी तो उसकी बड़ी ख्याति हुई, बड़ी तारीफ़ें हुई, बड़ी निंदाएं भी हुई, और बहुत सारे लोगों ने उस किताब को डिसमिस कर दिया। एक अध्यापक के तौर पर अपनी लोकप्रियता का कुछ फ़ायदा उठाने का मैंने तय किया। बहुत सारे लोग मेरे साथ रिसर्च करना चाहते थे। एक सज्जन ने तो मेरे घर के सामने मतलब अनशन करने की धमकी दे दी थी कि अगर आपने मुझे अपने साथ नहीं लिया तो मैं अनशन पर बैठ जाऊँगा। आपको अटपटा लग सकता है कि फलां शब्द के लिए फलां शब्द क्यों लिखा गया, लेकिन ये सुप्रीम कोर्ट की रूलिंग है जो NCERT के एक विवाद में दी गई थी, जिसका UPSC को पालन करना ही है कि आप केवल उस शब्दावली का प्रयोग करेंगे जो भारत सरकार की पारिभाषिक शब्दावली में है। इस बात का संतोष है कि जो जरूरी काम थे उनमें से कुछ किए, लेकिन ऐसा कोई संतोष नहीं है कि जो हो गया बहुत है, क्योंकि जितना किया उससे कई गुना करना अभी बाकी। मेरे बारे में इस्तेमाल किए जाने वाले शब्दों में से एक बहुत आम शब्द है एरोगेंट। मैं हूँ नहीं, मैं ईमानदारी से कह रहा हूँ। नमस्कार, स्वागत है आपका संगत में। आज हमारे बीच एक ऐसी शख्सियत हैं जिनके कई परिचय हैं। वो कवि हैं, कहानीकार हैं, उपन्यासकार हैं, इतिहासकार हैं और UPSC के पूर्व सदस्य रह चुके हैं। मैं बात कर रहा हूँ पुरुषोत्तम अग्रवाल की। पुरुषोत्तम जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका संगत में। धन्यवाद, नमस्कार। थोड़ा सा पीछे चलते हैं, आपके बचपन में आपको लिए चलता हूँ। 1955 की आपकी पैदाइश है जी। 25 अगस्त। ग्वालियर में आप पैदा होते हैं और उसके बाद महारानी लक्ष्मीबाई कॉलेज से आप BA करते हैं। ये जो पैदा होने से लेकर और ये जो BA तक का सफ़र है, इस बीच के थोड़ा सा सफ़र के बारे में मुझे बताइए। बहुत दिलचस्प सफ़र था ये। मुझे इस वक्त जब मैं अपने बचपन को याद करता हूँ तो कुछ बड़ी अजीब सी फीलिंग होती है। जैसे अंग्रेजी में प्री कॉशस चाइल्ड कहते हैं, मैं उस तरह का बच्चा था। मेरी दिलचस्पियाँ उस उम्र के बच्चों की जैसी होती हैं वैसी नहीं थी। मैं बेहद एकांत प्रिय था, और मेरे एकांत में खलल पड़ने पर मैं काफ़ी गुस्सा बल्कि वायलेंट तक हो सकता था, और मुझे अजीब अजीब तरह के सवाल परेशान करते थे। अजीब अजीब तरह की चीज़ें पढ़ने की लत लग गई थी। मेरी माँ जो लिख नहीं सकती थी लेकिन उन्हें पढ़ने का शौक़ था, तो उनका जो एक छोटा सा पुस्तकालय था उसी से मैंने, मेरा ख्याल है मैं उस समय 7-8 साल का रहा हूँगा मुश्किल से, जब मैंने प्रेमचंद की कहानियाँ और चतुरसेन की कहानियाँ उनके वहाँ से पढ़ी। और फिर वो पढ़ने की चाट जो लगी, और उसके साथ जो मैंने आपसे कहा कि जिन्हें आज मैं जानता हूँ कि एग्जिस्टेंशियल क्वेश्चंस, कि मैं अगर हूँ तो क्यों हूँ, मेरी माँ से जो रिश्ता है, मेरी माँ का मुझसे जो रिश्ता है, अन्य लोगों के जो रिश्ते हैं तो स्वार्थ के रिश्ते हैं। सब एक दूसरे से स्वार्थ से जुड़े हुए हैं। कोई प्योर मोहब्बत जैसा रिश्ता दुनिया में होता नहीं है। यानी जो पूरे का पूरा सामाजिक रिश्तों का तंत्र है वो मुझे संदिग्ध लगता था, और मैं इस बारे में खुल के बोल देता था। तो जाहिर है कि घर के लोग दुखी होते थे, चिंतित होते थे। वो एक स्तर था, और जिसकी वजह से, जैसा मैंने आपसे कहा, कि मैं एक बड़ा चुप्पा और अकेला बच्चा था। बचपन में मेरे ऐसे कोई दोस्त नहीं थे, मैं खेलता कूदता बिल्कुल नहीं था। थोड़ा बहुत खेलने वगैरह के लिए भेजा भी जाता था तो आमतौर से झगड़े में ही ख़त्म होता था। तो मैं बहुत एकांत मेरी होती स्थिति, नियति थी। और उसके चलते, जिन सवालों की मैं बात कर रहा हूँ उसके चलते,
मैं धार्मिक या स्पिरिचुअल लिटरेचर काफ़ी पढ़ने लगा। और वहाँ जो मेरे परिवेश में जो संस्थाएं उपलब्ध थीं उनसे मैंने राब्ता किया, उनमें जाने लगा। आर्य समाज में गया, गायत्री परिवार में गया, ग्वालियर में एक बड़ी मशहूर दरगाह है बाबा कपूर की, वहाँ जाता था मैं। हम जिस मोहल्ले में रहते थे, राजा बाक्षर की गोट, वो राजा बाक्षर यानी वो खुद एक सूफी और संत परंपरा के जैसे सारे उत्तर भारत में हैं, तो वहाँ मैं जाता था और बैठा रहता था उनके स्थान पर। तो इस तरह, और फिर बाद में आगे चल के रामकृष्ण मिशन, आर्य समाज, प्रोटेस्टेंट चर्च, कैथोलिक चर्च, तो इन सब चीज़ों से गुजरते गुजरते मैं कॉलेज में पहुंचा था। और कॉलेज में जाने के बाद भी ये सिलसिला शुरू रहा। व्यापारी परिवार में आप पैदा हुए थे, इन सब चीज़ों की छूट थी जिन चीज़ों की बातें आपने अभी कही? असल में छूट इसलिए थी कि मैं सौभाग्य से घर का सबसे छोटा बेटा था। मुझसे छोटी केवल एक बहन थी। तो किसी भी परिवार में छोटे बच्चों को थोड़ी छूट मिलती ही है, तो मुझे भी मिलती थी। और दूसरे, मेरा स्वभाव कुछ ऐसा था कि एक बार पिताजी ने मुझे पीटा था किसी बात पर, तो बजाय आम बच्चों के रोने या उस तरह करने के, भागने के, मैं उनके सामने खड़ा हो गया था तनकर। और मैंने कहा था, तुम्हें जितना, बाबूजी कहते थे हम लोग उनको, तो मैंने कहा बाबूजी जितने चांटे मारने हैं मार लो, मैं तो यही करूँगा जो कर रहा हूँ। तो उसके बाद उन्होंने मुझे कभी नहीं पीटा। माँ ने भी एक बार पीटा था, लेकिन फिर उनके साथ भी यही हुआ। तो छूट कुछ मिलती थी, कुछ मैं हासिल कर लेता था। बल्कि उन दिनों मेरी माँ, उस समय सुन के मुझे बहुत मज़ा भी आता था, लेकिन अब मैं जानता हूँ कि वो केवल एक फैंटेसी है। मेरी माँ को किसी ज्योतिषी ने कह दिया था, और मेरी माँ इस पर बहुत विश्वास करती थी, कि मैं पूर्व जन्म में अयोध्या का साधु था, भटका हुआ वैरागी वगैरह वगैरह। आज की तारीख में मैं ये जानता हूँ, उस समय तो मुझे सुन के बहुत अच्छा लगता था ये। आज की तारीख में मैं अच्छी तरह जानता हूँ कि यही एक ज़िंदगी है, ना इसके पहले कोई ज़िंदगी थी मेरी, ना इसके बाद कोई होने वाली है। लेकिन उसकी वजह से भी शायद मुझे थोड़ी छूट मिलती थी, तो छूट तो मिलती थी। और इसके चलते मेरे दोनों बड़े भाई थोड़े खफा भी रहते थे, लेकिन हाँ, छूट मुझे मिलती थी। तो वायलेंट नेचर था थोड़ा सा आपका? वायलेंट नहीं, मतलब एकांत प्रिय नेचर था और इंसिस्टेंट। वायलेंट यानी अब अगर मैं अपने चुप्पी में बैठा हुआ हूँ, अकेले में बैठा हुआ हूँ, घर के किसी काम के लिए मुझसे कहा जाए, मैं ज़रूर कर दूंगा, अपने दोनों भाइयों से आगे बढ़ के कर दूंगा। लेकिन अगर मुझसे खामखा में बात करने की कोशिश की जाए तो मैं वायलेंट हो सकता था। और वो आज तक जारी है। मैं अपने एकांत में डिस्टर्बेंस अभी भी पसंद नहीं करता। इसके बाद आप जीवाजी विश्वविद्यालय जाते हैं, पॉल साइंस वहाँ से करते हैं। पॉल साइंस करना और उसके बाद JNU आना, आप अचानक साहित्य की तरफ मुड़ते हैं? नहीं, अचानक नहीं। देखिए अंजुम, ऐसा है कि जब मैं पॉलिटिकल साइंस में MA कर रहा था, जैसा मैंने आपसे कहा कि मैंने प्रेमचंद और चतुर्सेन को बचपन में पढ़ा था, और उसके बाद वो पढ़ने का सिलसिला चलता रहा। और उस पढ़ने में दुनिया भर की चीज़ें मैं पढ़ता था, खासकर इतिहास, फिलोसफी, पॉलिटिकल साइंस। लेकिन जाहिर है कि जो पढ़ता था उसका मेजर चंक लिटरेचर का ही होता था। उस समय जो ग्वालियर में 3 महत्वपूर्ण लाइब्रेरीज थीं, तो मेरी उम्र ऐसी नहीं थी कि मैं उनमें से किसी का भी मेंबर बन सकूं। तो एक लाइब्रेरी में हमारी दुकान के मुनीम जी मेंबर बनाए गए थे, उनके नाम से कार्ड था, इस्तेमाल मैं करता था। एक लाइब्रेरी में मेरे मामा जी मेंबर बनाए गए थे, उनके कार्ड का मैं इस्तेमाल करता था। इसी तरह किसी और के नाम से बनाए गए कार्ड का मैं तीसरी लाइब्रेरी में इस्तेमाल करता था। तो जो मैं पढ़ता था उसमें मेजर चंक लिटरेचर का होता था। और लिटरेचर मुझे खूब लोकल स्थानीय साहित्यिक गतिविधियों में, थिएटर की गतिविधियों में मैं बहुत एक्टिव था। हम लोगों ने वहाँ नाटक किए कई। असल में ग्वालियर में एक तरह से कहें कि जो पहला प्रयोगधर्मी या आधुनिक किस्म का नाटक किया वो हमारी ग्रुप ने किया था। हत्या एक आकार की, नाट्यायन नाम का हम लोगों ने ग्रुप बनाया था। और ललित सहगल का नाटक हत्या एक आकार की, अगर मुझे ठीक याद है तो शायद 73 या 74 में हम लोगों ने किया था। तो जब मैं कॉलेज में पहुंचा उस समय तक मैं काफ़ी एक्टिव वैसे भी था, और उस एक्टिविटी में लिटरेचर का एक बड़ा हिस्सा था। तो JNU आके हिंदी MA में दाखिला लेना, ये एकाएक पॉलिटिकल साइंस में लिटरेचर में आ गया ऐसा नहीं है। दिलचस्पी मेरी थी। सेकंड क्लास थी पॉलिटिकल साइंस में। ये मैंने इसलिए पूछा, बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं जिनके कम नंबर आते हैं और वो सोचते हैं हम क्या करेंगे,
और आज के समय में ये ज़्यादा है। देखिए, अब इसमें ये एक जस्टिफिकेशन की तरह भी इसको सुना जा सकता है, लेकिन मैं अपनी बात नहीं कर रहा। ये तो बच्चन जी ने अपनी आत्मकथा में लिखा है। बच्चन जी की भी सेकंड क्लास थी तो उन्होंने अपनी आत्मकथा में लिखा है, और जाहिर है कि एक तरह का जस्टिफिकेशन है ये कि भाई मेरी तो धारणा ये है कि जो सेकंड क्लास वाले होते हैं वो ज़्यादा जहीन होते हैं। लेकिन मेरी सेकंड क्लास और फर्स्ट क्लास का देखिए, अब मैं अगर अपने इस पर बात करूं, और शायद इससे कुछ जिन नौजवानों को ध्यान में रख के आप ये सवाल पूछ रहे हैं, जेएनयू में आके मेरे बहुत अच्छे मार्क्स आए थे, और जेएनयू में एमए हिंदी में जो मैंने मार्क्स हासिल किए थे, जो सीजीपीए में मार्क्स तो होता नहीं था, सीजीपीए 8.25 इस तरह का कुछ मेरा सीजीपीए था, और मेरा ख्याल है कि वो आज तक जेएनयू के सीआईएल के इतिहास में रिकॉर्ड है। आज तक उससे ज़्यादा मार्क्स किसी के नहीं आए। 16 में से संभवतः 3 या 4 पेपर्स में मेरा ए आया था, एक में A+ आया था, और A- थे बाकी सब। उसका कारण ये था कि मेरे जैसे व्यक्ति को, मेरे जैसे नौजवान को जिस तरह के माहौल की ज़रूरत थी वो मुझे जेएनयू में मिला। क्योंकि वहाँ सिस्टम जो था ग्वालियर यूनिवर्सिटी में और सब जगह जो हालत थी कि आप 3 घंटे में सारा ज्ञान अपना बखान दीजिए, 3 घंटे में जो कुछ आपने साल भर में किया कराया है वो लिख दीजिए। तो वो लिखने का संतुलन मैं साध नहीं पाता था, तो इसलिए मेरे नंबर अच्छे नहीं आते थे। लेकिन जिस पॉलिटिकल साइंस एमए में मेरे सेकंड क्लास मार्क्स आए, उसी में पॉलिटिकल थॉट का जो पेपर था उसमें मेरे बहुत अच्छे नंबर आए थे, क्योंकि वो मैंने अपने हिसाब से जम के लिखा था। लेकिन आप पीएचडी तो वायलेंस पे करना चाहते थे। हाँ, पीएचडी वायलेंस पे करना चाहता था, क्योंकि वायलेंस की समस्या, मैंने पॉलिटिकल साइंस जेएनयू में अप्लाई किया था दाखिले के लिए, लेकिन चूंकि मेरी एमए में सेकंड क्लास थी तो यहाँ फेलोशिप मिलने की संभावना नहीं थी। फेलोशिप तभी मिल सकती थी जबकि मतलब बहुत अच्छे या तो नंबर हों, या फिर क्योंकि वहाँ पीएचडी का मामला था। एमए हिंदी में ये था कि एमए के सभी विद्यार्थियों को उस समय जेएनयू में एक स्कॉलरशिप मिलती थी, जो आज सुन के आपको अमाउंट रिडिकुलस लगेगा, लेकिन उस ज़माने में काम चल जाता था। 125 रुपये मिलते थे महीने के। उस समय तो 125 तो अच्छे थे। वही मैंने कहा कि 125 रुपये में मैथ्स बिल 100 रुपये का आता था या इतना का, तो और फिर बाकी कुछ इधर उधर अनुवाद करके कुछ ये करके हम लोग काम चला लेते थे। तो माँ से जो संस्कार आपको मिला साहित्य पढ़ने का, चतुरसेन और प्रेमचंद जो आप पढ़ रहे थे और उनका पूरा सपोर्ट था, तो जेएनयू में आके एक तरीके से वो पूरा होता हुआ आपको दिखाई दिया। माँ खुश थी? असल में मेरे जेएनयू आने में अगर निर्णायक भूमिका थी तो माँ की ही थी। मेरी पढ़ाई को लेके माँ शुरू से मेरे साथ एक बहुत मजबूत समर्थक, मजबूत सपोर्ट की तरह थी। मैंने 5वीं क्लास तक पढ़ाई एक अच्छे स्कूल में की थी, लेकिन वो म्यूनसिपल स्कूल था, और उस वक्त सरकारी स्कूल, म्यूनसिपल स्कूल भी अच्छे ही होते थे, लेकिन उसमें मेरे बहुत अच्छे नंबर आए 5वीं क्लास में, और फर्स्ट क्लास से काफ़ी ऊपर। तो माँ ने तय किया कि इस बच्चे को एक अच्छे प्राइवेट स्कूल में, तो ग्वालियर में एक बड़ा मशहूर स्कूल था मिसल्स स्कूल, जो अभी भी है, 6ठी क्लास में मुझे वहाँ दाखिला दिलाया गया। और चूँकि वो घर से दूर था स्कूल, तो इसीलिए व्यवस्था की गई कि मैं करीब साल भर तक गंगादास जी की बड़ी शाला में, जो एक वैष्णव संस्थान था, वहाँ मैं रहा साल भर तक। तो पिताजी बहुत उत्सुक नहीं थे उसके लिए, लेकिन माँ ने इंसिस्ट करके मेरा दाखिला मिसल्स स्कूल में करवाया। जब मैं जेएनयू में दाखिला लेने आ रहा था तो पिताजी गुजर चुके थे। जून 75 में उनका निधन हो चुका था, और परिवार की स्थिति अच्छी नहीं थी। तो दोनों बड़े भाई थोड़े इस बात को लेकर के असंतुष्ट थे कि मैं इस समय जो है परिवार का संघर्ष छोड़ के, क्योंकि व्यापार आप जानते हैं कि उसमें ऊंच नीच लगी रहती है, और वो दौर हमारे परिवार के लिए बहुत बुरा दौर था आर्थिक रूप से। लेकिन मेरा व्यापार में कोई उपयोग नहीं था, मेरी व्यापार में कोई दिलचस्पी नहीं थी। मैं दुकान पे बेमन से बैठता था, मेरा मन नहीं लगता था। मैंने तय कर लिया था कि मुझे जेएनयू आना ही आना है। तो उस समय मुझे ज़बरदस्त सपोर्ट माँ से ही मिला, और जो बाद में संबंध बने रहे, बहुत बुरे नहीं हो गए भाइयों से, उसका कारण यही था कि माँ निरंतर मेरे साथ थी। आपको संघर्षों पर बात करना पसंद क्यों नहीं है? मैंने 1-2 बार नहीं, कई बार मैंने आपसे जानने की कोशिश की। आपने हमेशा मुझे कहा कि मैं संघर्षों का जिक्र नहीं करना चाहता। देखिए, उसका कारण ये है कि खास करके हिंदी में, मैं किसी का नाम नहीं लेना चाहता, लेकिन हिंदी में अपने संघर्षों और अपने गरीबी की बैकग्राउंड को एक पिटी पॉइंट की तरह इस्तेमाल करने की प्रवृत्ति पाई जाती है, जो मुझे पसंद नहीं है।
अब जैसे आपने पूछा तो मैं आपको बताऊं कि जेएनयू में जब मैं पढ़ता था तो स्थिति ये थी, एक लंबे अरसे तक मैं वो कैनवास के जूते जो आते थे ना बाटा के सफ़ेद रंग के, जी। तो उस पर हंसते भी थे लोग थोड़ा बहुत। हालांकि जेएनयू उस समय बहुत सेंसिटिव जगह थी, वहाँ इस तरह की चीज़ों पर कोई हंसता वंसता नहीं था, लेकिन फिर भी इक्का दुक्का लोग तो हंसते थे। तो वो जूते मैं पहनता था और गुलाबी रंग की पैंट थी मेरे पास, हरे रंग की कमीज़ थी, इस तरह के जोकरों जैसे कपड़े, क्योंकि कोई कॉम्बिनेशन कोई ये नहीं, जहाँ से जो मिल गया। और एक वक्त ऐसा था जबकि उन जूतों के तल्लों में बाकायदा छेद थे। तो मैं जब सड़क पे चलता था तो आजकल के ऐसे मौसम में अगर चलें तो मेरे पाँव जलते थे, छाले पड़ जाते थे और मैं बताता नहीं था किसी को। आज भी आपने पूछा तो मैं जिक्र कर रहा हूँ, मैं आमतौर से इन चीज़ों का जिक्र नहीं करता। कारण उसका ये है कि आप अपने संघर्षों से निकल के एक कामयाबी की स्थिति में पहुँचें, इसका जिक्र करना एक बात है, और इस तरह इसका जिक्र करना कि साहब मैं तो हमेशा से गरीब था और अभी भी गरीब हूँ। अब मैं नाम फिर नहीं लूँगा किसी का भी, लेकिन हिंदी में ऐसे लेखकों को मैं जानता हूँ जो सोफा ड्रिवन सीडान में चलते हैं, पेंट हाउस में रहते हैं, रूफ गार्डन मेंटेन करते हैं और अभी भी अपने आप को गरीब कहते हैं। मैं यही कह सकता हूँ कि अल्लाह ऐसी गरीबी सब खुद है। तो इसलिए मैं थोड़ा अवॉइड करता हूँ इस बारे में बात कर रहा हूँ। यानी कामयाबी को सेलिब्रेट करिए और संघर्ष को नहीं, संघर्ष का जिक्र कीजिए जहाँ जरूरी हो, ज़रूरी हो। जहाँ किसी नौजवान को आपको, जैसे अब आप पूछ रहे हैं तो कई बार लड़के सर, मतलब सीधे सीधे तो नहीं कहते सम्मान के कारण, लेकिन कई बार मेरे स्टूडेंट्स कहते हैं मुझसे कि सर आप नहीं समझते इन बातों को, जिसमें इम्प्लाइड ये होता है कि आप तो एकदम सुख सुविधा से जीते हैं और प्रोफेसर थे जेएनयू में, फिर यूपीएससी के मेंबर हो गए और अभी भी ठीक ठाक है। तो ऐसे बच्चों को मैं याद दिला देता हूँ कि मैं हूँ या कोई भी व्यक्ति हो, नामवर सिंह हो फॉर दैट मैटर, कोई व्यक्ति हो, आप उसका वर्तमान देख रहे हैं, उसके अतीत को भी देखिए। तो मैं ऐसे लड़के लड़कियों को याद दिला देता हूँ कि जब आप आज पढ़ रहे हैं या काम कर रहे हैं, तो जब मैं पढ़ रहा था, मैं जब एमए कर रहा था, तो मैंने भी ऐसे दिन देखे हैं और उससे गुजरा हूँ। हर कामयाबी के पीछे एक, अगर आप अपने ढंग का काम करना चाहते हैं, बने बनाए मॉडल में नहीं रहना चाहते। मैं ग्वालियर में दुकान पर बैठने लगता तो कोई समस्या नहीं थी, लेकिन मुझे दुकान पर नहीं बैठना था, मुझे एकेडमिक्स करनी थी, और एकेडमिक्स भी ग्वालियर में नहीं करनी थी, जेएनयू से करनी थी। तय कर लिया था मैंने कि जेएनयू में दाखिला लेकर रहूँगा। ठीक। तो अगर ऐसा कोई फैसला आप करते हैं तो उसमें संघर्ष होता है, और उस संघर्ष से कामयाबी मिलती है, कई बार नहीं भी मिलती है, लेकिन आपको मिली कामयाबी, मुझे मिली। नामवर सिंह का कितना बड़ा हाथ? देखिए, नामवर सिंह के साथ मेरा संबंध बहुत दिलचस्प है। जब मैं जेएनयू आया तो आने का एक कारण नामवर सिंह थे, बल्कि मुख्य कारण वही थे। ग्वालियर में हमारे एक, जैसे कहिए कि मेंटोर, एक मार्गदर्शक प्रकाश जी थे, जो भी पिछले दिनों कोरोना में गुजर गए, बहुत अच्छे लेखक और कवि प्रकाश दीक्षित। तो जब जेएनयू में दाखिला हो गया मेरा, तो उन्होंने कमेंट किया था कि एमए तो खैर कहीं से भी हो जाता हिंदी साहित्य में, लेकिन जेएनयू में नामवर सिंह से पढ़ने को मिलेगा, ये बड़ी बात है। तो नामवर सिंह का एक ग्लैमर तो था ही, उनका कुछ पढ़ा भी था, जाना भी था। फिर नामवर जी के साथ एमए किया। एमए के दौरान ही मैंने तय कर लिया था कि मैं रिसर्च कबीर पर करूँगा। उस समय तमाम तरह के फैंसी टॉपिक्स लोग खोज रहे थे, करते थे। ये मास मीडिया इंट्रोड्यूस हुआ था नया नया, तो बहुत सारे लोग मास मीडिया पर और सिनेमा पर और कविता कहानी, लेकिन मैंने एमए में ही तय कर लिया था कि मुझे थोड़ा गंभीर काम कबीर पर करना है और नामवर जी के साथ करना है। तो नामवर जी को कुल मिलाकर के मेरा काम पसंद आता था, तो ये तय हुआ कि मैं नामवर जी के साथ काम करूँगा। मैंने नामवर जी के साथ ही रिसर्च की। रिसर्च के दौरान नामवर जी के साथ रिसर्च करते समय ही मैं छात्र नेतागिरी भी कर रहा था, अपने स्कूल का काउंसलर भी था। उस समय संयोग से नामवर जी डीन थे, तो एक लेवल पर वो मेरे सुपरवाइजर थे, मेरे गुरु थे, दूसरे लेवल पर मेरा उनका कन्फ्रंटेशन चलता रहता था। नामवर जी के बारे में ये धारणाएं हैं कि अगर ऐसा आप कुछ करें तो फिर वो आपको बहुत विक्टिमाइज करते थे या करेंगे। कम से कम मेरे साथ ऐसा नहीं हुआ। मैंने नामवर जी के बहुत खुल के विरोध किए, यानी बतौर डीन के, और ठीक है किया वो अपनी जगह।
जहाँ तक मेरे अपने व्यक्तित्व के निर्माण में या इस कामयाबी में नामवर जी का योगदान है, तो इसमें 2-3 संस्मरण मैं आपको सुना दूं तो बात साफ हो जाएगी। नामवर जी, मैं काम करने में लेतलाली कर रहा था एमफिल लिखने में, और बहुत नाराज़ होते थे। तो आखिरकार मैंने जब अपना एक पहला चैप्टर ड्राफ्ट ले जाके उनको दिया, 2 दिन बाद मैं गया पूछने कि कैसा क्या लिखा है, तो बेडरूम से निकले बेहद गुस्से में थे, और उन्होंने चैप्टर फेंक दिया, एकदम ऐसा फेंका कि मेज पे फेंका था, वो नीचे गिरा जाके, और बोले कि तुम्हारे बूते का नहीं है रिसर्च करना, तुम नेतागिरी करो, भाग जाओ, तुम कोई सीरियस काम नहीं कर सकते, तुम्हारा सारा ध्यान नेतागिरी में रहता है। तो जाहिर है कि मेरे लिए बहुत अपमानजनक स्थिति थी, और सौभाग्य था कि अकेला ही था मैं, लेकिन मुझे बहुत मन में बहुत गहरी चोट लगी, मुझे गुस्सा भी बहुत आया नामवर जी पर कि किस लल्लू पंजू के चैप्टर अप्रूव कर देते हैं। और फिर मैं आया गंगा ढाबे पे बैठा के अकेले अपना गम गलत करने की मुद्रा में चाय के कप के साथ। तो फिर मैंने सोचा, तो मुझे लगा कि शायद मुझसे कुछ खास उम्मीद करते हैं, इसलिए एक अलग तरह का। रात भर मैं बेचैन रहा, परेशान रहा, लेकिन फिर मैंने अपना रिसर्च करने का, लिखने का ढंग, सोचने का ढंग, सवालों के ढंग बदले। महीने भर बाद ले जाके मैंने पहला चैप्टर फिर से दिया। जब फिर मिलने गया 2-3 दिन बाद, तो नामवर जी कमरे से निकले बेहद प्रसन्न, और वो चैप्टर मेरे पास अभी भी रखा हुआ है। पेंसिल से उसके आखिरी पन्ने पर उन्होंने अंग्रेजी में लिखा था, सीन अप्रूव्ड वेरी गुड, और कहा कि अब बाकी चैप्टर दिखाने की ज़रूरत नहीं है, अब तुम लाइन पे चल पड़े हो, लिख डालो एमफिल। हालांकि वो एमफिल जमा नहीं हुआ क्योंकि मैंने वक्त पे लिखा नहीं। तो फिर नामवर जी ने रिकमेंड करके मेरा डायरेक्ट एडमिशन पीएचडी में करवा दिया। तो जब मैं गड़बड़ कर रहा था तो उन्होंने बहुत कस के मुझे डांटा, जब काम ढंग से किया तो उन्होंने एनकरेज किया। दूसरा जो अंजुम जिसको मैं कभी नहीं भूल सकता, जो एक यादगार अनुभव है मेरे जीवन का, ये 7 अक्टूबर 1992 की बात है। मैंने एक लेख लिखा था, काव्य और शास्त्र का मुखामुखम, जिसमें मैंने ये आर्ग्यू किया था कि ये जो भक्ति की कविता है, इसको 2 हिस्सों में बांटा जाना चाहिए, शास्त्रोक्त भक्ति और काव्योक्त भक्ति, स्क्रिप्चरल भक्ति और पोइटिक भक्ति। वो अशोक वाजपेयी जी ने छापा था समाज में, तो वो ड्राफ्ट के तौर पर तब छपा नहीं था। मैं चाहता था कि नामवर जी इसको पढ़ें। मैंने पढ़ने को दिया तो उन्होंने उलट पुलट के देखा, बोले ठीक है देख लूँगा। तो मुझे लगा कि कोई बहुत जमा नहीं है इनको मामला। 2-1 दिन बाद उनका मैसेज आया कि बुलाया है मिलने के लिए। तो मैं पहुंचा, उन्होंने दरवाज़ा खोला और हाथ में उनके मेरा वो लेख था, और दरवाज़ा खोलते ही उन्होंने कहा कि पुरुषोत्तम जी, लेख तो आपने ऐसा लिखा है कि मन करता है कि आपके चरण छूं। अच्छा। मेरे तो काटो खून नहीं, क्योंकि पता नहीं आपने कभी झेला या नहीं, नामवर जी का सरकाज़्म बड़ा मारक होता था, जानलेवा होता था। उनका व्यंग्य, उनका सरकाज़्म, तो मुझे लगा कि ये सरकाज़्म कर रहे हैं मेरी खिंचाई करने के, ये मेरी खिंचाई का सूर्य गणेश है कि लेख तो ऐसा लिखा है कि मन करता है कि आपके चरण छू लूं। तो मैं एकदम सकपका गया। मैंने कहा गुरुदेव, अगर इतना बुरा लेख है तो वैसे ही खिंचाई कर लीजिए। बोले नहीं, मैं सीरियसली कह रहा हूँ, बहुत अच्छा लेख है। फिर हम लोग बैठे, घंटे 1.5 घंटे बात हुई, और उसमें उन्होंने फिर आगे कुछ चीज़ें सवाल उठाए, कुछ सुझाया। तो उसमें नारद भक्ति सूत्र की जो मेरी रीडिंग थी उससे बहुत प्रभावित थे वो। रानाडे का मैंने उसमें जिक्र किया था, फिलासफर रानाडे का, वो गोविंद रानाडे नहीं, आर.जी. रानाडे जो बीएचयू में फिलासफर थे, बीएचयू में नहीं सॉरी, मुंबई यूनिवर्सिटी में फ़िलासफ़ी के होते प्रोफेसर। तो वो इस बात से प्रभावित थे कि इन सब चीज़ों का, तो फिर बहुत से सुझाव वगैरह दिए। तो वो एक बड़ा ज़बरदस्त, फिर बीच बीच में उनका मेरे साथ ऐसे ही चलता रहता था। लेकिन कुल मिलाकर के मुझे ये कहने में कोई संकोच नहीं कि नामवर सिंह, उनकी आलोचना यानी मेरे प्रति उनका प्रोत्साहन और उनका आकलन, इसने मेरी बौद्धिकता के निर्माण में बहुत योगदान किया है, इसमें कोई संदेह नहीं। एक सवाल थोड़ा सा हट के मैं पूछना चाह रहा हूँ, नामवर सिंह के आप इतने करीब रहे? नहीं, मैं करीब नहीं था उनके। ये खुशफहमी या गलतफहमी बहुत से लोगों को है। लेकिन मैं जिस अर्थ में आमतौर से करीब कहा जाता है, मैं जब कैंपस में रहता था तब भी मैं उन लोगों में से नहीं था, बतौर स्टूडेंट के, जो नामवर जी के साथ रोज़ रात को भोजन के बाद टहलते हो। उस अर्थ में मैं कभी करीब नहीं था।
लेकिन एक एकेडमिक धरातल पर, एक सेंसिटिविटी के धरातल पर एक निकटता थी। कभी इस चीज़ का लाभ मिला? किस बात का लाभ? इस तरीके से कि जो आपको वैसे नहीं मिल सकता था, लेकिन नामवर सिंह जी ने कहा तो हो गया। सौभाग्य से ऐसा तो नहीं हुआ, इसका मुझे जरूर गर्व है। मैंने जब रामजस कॉलेज में इंटरव्यू दिया था, तो अगेन फिर नाम लेने से कोई लाभ नहीं है, लेकिन वहाँ जो एक बहुत ही वरिष्ठ एक्सपर्ट मौजूद थी, उन्होंने मुझे बताया था कि नामवर जी ने किसी और की सिफारिश की थी, मेरी नहीं की थी। और मैंने नामवर जी से कहा भी नहीं था कि मेरी सिफारिश कीजिए। मैंने ये तय किया था कि मैं कम से कम 10 इंटरव्यू अपने बलबूते दूंगा। अगर 10 इंटरव्यूज में नौकरी नहीं मिली तो फिर 11वें के लिए नामवर जी से बात करूंगा। वो मेरा पहला इंटरव्यू था रामजस कॉलेज में, और परमपिता परमात्मा की कृपा से उसमें मुझे नौकरी मिल गई। उसमें नामवर जी की कोई भूमिका नहीं थी। जब मैं जेएनयू में दाखिला, मतलब जेएनयू में जब मैंने अप्लाई किया, तो मुझे एनकरेज ही नामवर जी ने किया था। मेरा तो उस समय आईसीसीआर के तहत कहीं विदेश जाने का हो गया था, वेस्ट इंडीज या जर्मनी कहीं जाने का हो गया था, और मैं जाना चाहता था। तो नामवर जी ने कहा कि नहीं, तुम्हें नहीं जाना है, तुम्हें जेएनयू आना है। तो जेएनयू में मेरे अपॉइंटमेंट को नामवर जी ने ज़रूर फैसिलिटेट किया और मुझे उसके लिए एनकरेज किया। लेकिन मेरे इंटरव्यू में नामवर जी नहीं थे। अच्छा। हाँ, जो इंटरव्यू जेएनयू के लिए मेरा हुआ था उसमें नामवर जी नहीं थे। आप जो बात कह रहे हैं, मुझे कई बार लगता है कि एक धरातल पर नामवर जी का विद्यार्थी होने के नुकसान भी मुझे बहुत हुए। और नुकसान ये हुए कि नामवर जी बहुत विवादास्पद व्यक्ति थे। वो छींक भी देते थे तो हिंदी साहित्य में विवाद हो जाता था। और उस विवाद के चक्कर में कई बार लोग मुझे लपेटे में ले लेते थे। जैसे एक बार हुआ था जयपुर में या कहाँ, वो एक वक्ता बोलने आए और उन्होंने नामवर सिंह की जम के खिंचाई की, और नामवर सिंह ये वो, और तो मैंने उनसे कहा कि भाई ये सब आप मुझे सुनाने के लिए मत कीजिए, नामवर जी को लिख के भेज दीजिए, नामवर जी कभी यहाँ उपस्थित हो तो कीजिएगा, मैं इसका कोई जवाब नहीं देने जा रहा हूँ। तो कई बार ये होता था कि लोगों को लगता था, जैसे आपको लग रहा है, कि मैं चूंकि नामवर जी के निकट हूँ तो नामवर जी की बहुत तीखी आलोचना की जाएगी तो मुझे बुरा लगेगा, मैं जवाब दूंगा और मजा आएगा। मैं ऐसा कभी नहीं करता था। मुझे लगा नहीं, मतलब जो सवाल, कुछ और ऐसे सवाल है मेरे पास जो कि जब आज के समय में तो ये कहिए कि बाज़ार एक तरीके से जो समाज बाज़ार में बदल रहा है, तो जब आप एक शख्सियत बन जाते हैं तो और कामयाब होते हैं तो आपके साथ बहुत सारी अफवाहें या बहुत सारे कथन साथ साथ चलते रहते हैं। तो उन्हीं में से कुछ और मेरे पास भी हैं, मैं उन पर आऊँगा। एक थोड़ा सा आपके साहित्य की तरफ एक बार आ जाता हूँ। कविताएं आप शुरुआत में लिखा करते थे, फिर कहानी की तरफ आए, फिर आप आलोचना की तरफ आए। ये बदलाव क्यों आपने करना शुरू किया? देखिए, नामवर जी को ही अगर कोट करूं तो नामवर जी कहा करते थे और ठीक कहते थे कि जिसने 15-16 साल की उम्र में कविता नहीं लिखी वो मनुष्य नहीं, ठूंठ है। तो हर आदमी कविता लिखता है। और उसी तरह टी.एस. एलियट का एक मशहूर वाक्य है कि जो व्यक्ति 25 की उम्र के बाद कवि बना रहना चाहे, यानी 25 की उम्र तक तो सभी कवि आते हैं किसी ना किसी रूप में, चाहे वो पड़ोसन के कारण कवि आए या पड़ोसी के कारण या किसी गुस्से में, लेकिन एक सीरियस पोएट के रूप में अगर आप रहना चाहते हैं तो बात अलग है। मैंने शुरुआत कविता से ही की थी। मेरा ख्याल है मैं 10-11 साल का था उस समय मैंने अपनी पहली कविता लिखी थी। वो कविता तो पता नहीं कहाँ है कहाँ नहीं है, लेकिन उसका शीर्षक मुझे आज तक याद है, मीनार ढह गई। मैं शायद 11 साल का था, 10 साल का था। उसके बाद मैं कविताएं लिखता रहा ताबड़तोड़। बाद में कुछ कहानियाँ भी लिखी कॉलेज के लिए, पत्रिकाओं के लिए, मतलब स्थानीय तौर पर। लेकिन मैं बाद में भी कविता की ओर लौटा, यानी 25 साल की उम्र के बाद, और कुछ कविताएं लिखी, अच्छी छपी भी, कुछ ये हुआ। लेकिन हुआ ये कि शायद सन 82 की या 80 की बात है, 80 की शायद, मैं एक कॉन्फ्रेंस में गया था और वहाँ मेरा लिखा हुआ, मेरा पढ़ा हुआ निबंध लोगों को बहुत पसंद आया। ज्ञान रंजन जी ने छापा वो पहल में, और उस समय बिल्कुल नौजवान था मैं। उसके बाद स्थिति ये हुई कि मैं किसी संपादक को कविता भेजूं तो लोग कहते थे कि लेख भेजूं। लोगों को मेरा आलोचक रूप ज़्यादा भाया, कवि रूप कम। तो इस तरह में, जैसे कहते हैं कि एक दुर्घटनावश या मार मार के आलोचक बना दिया गया। और आलोचना में भी फिर अंजुम, मैंने साहित्यिक आलोचना लिखी लगातार, लेकिन फिर सांस्कृतिक आलोचना, फिर राजनीतिक टीका टिप्पणी, यानी जो मेरी पहली किताब छपी संस्कृति वर्चस्व प्रतिरोध,
उसमें साहित्यिक लेख तो एक भी नहीं है। उसमें जो लेख हैं वो जैसे सावरकर पर है एक लेख, एक उसमें लेख है जो बहुत चर्चित हुआ, वो नारा मेरा ही गढ़ा हुआ था, कण कण में व्यापे हैं राम, वो हिंदुत्व की पॉलिटिक्स पर है, कम्युनलिज्म पर है, और इस तरह के लेख हैं उसमें। तो फिर इस तरह से चलता रहा, और अभी भी मैं कभी कभार कविताएं भी लिखता हूँ, कुछ कहानियाँ भी पिछले 4-5 साल में छपी, थोड़ी बहुत चर्चित भी उससे बात करेंगे जी। उपन्यास भी छपा, नाकोहस। लेकिन इस समय जो मेरा मुख्य रुझान है वो इतिहास की तरफ है। एक तरफ भक्ति का इतिहास और दूसरी तरफ स्वाधीनता आंदोलन का। लेकिन आपकी पहचान पुरुषोत्तम जी एक साहित्यिक आलोचक के तौर पर बनी, ठीक है। इधर क्यों कुछ समय से आपने कम कर दिया? आपको ऐसा नहीं लगता कि पिछले 8-10 साल में दुनिया भर में और हमारे समाज में भी ऐसा कुछ हुआ है जिसको समझने के लिए एक बहुत प्रत्यक्ष ऐतिहासिक हस्तक्षेप की ज़रूरत है? यानी जब आपको ये कहा जाता है इस समय कि सारा इतिहास आपका गड़बड़ है, सारा इतिहास आपको गलत ढंग से पढ़ाया गया है, जब ये दावे किए जाते हैं कि पिछले इतने साल में कुछ भी नहीं हुआ, और वो एक खास समझ के तहत, एक खास सोच के तहत किए जाते हैं, तो एक तरीका तो ये है कि आप आंखें मूंद के बैठ जाएं। दूसरा ये है कि इन बातों को आप डिसमिस कर दें और कहें कि कुछ नहीं हो रहा, जबकि वो तो बहुत कुछ रहा है। आप ना देखना चाहें वो आपकी मर्जी है। तीसरा तरीका जो मैं अपनाना चाहता हूँ वो ये कि मैं इन चीज़ों को समझूं। मैं एक बात हमेशा मजाक में कहा करता हूँ, वो जो मार्क्स का एक फेमस सेंटेंस है कि द फिलोसफर्स हैव इंटरप्रेटेड द वर्ल्ड, द टास्क हाउएवर इज टू चेंज इट। तो मैं कई बार मजाक में कहता हूँ कि बिफोर चेंजिंग द टास्क हाउएवर इज टू अंडरस्टैंड इट। करेक्ट। तो क्या है ये सब चीज़ें जो हो रही हैं, इनको समझने के लिए मुझे ज़रूरी लगा कि आप ज़रा इतिहास को रिविजिट करें, जो कुछ चीज़ें मान ली गई हैं उनको दोबारा देखें। दूसरी बात यह है कि आपने कहा आलोचक, मेरी साहित्यिक आलोचना में भी 2 चीज़ें बहुत क्लियर हैं। चाहे वो आप मेरे रामविलास जी पर लिखे हुए लेख देखें, चाहे वो शमशेर बहादुर सिंह पर लिखा लेख देखें, या कोई भी प्रेमचंद पर लिखे लेख देखें, या समकालीन साहित्यिक, समकालीन कवियों वगैरह पर लिखे लेख देखें। एक सेंस ऑफ हिस्ट्री और एक फिलोसफिकल क्वेरी, एक तरह का एक नैतिक और दार्शनिक चिंता और इतिहास बोध। अब जैसे मेरी जो सबसे ज़्यादा प्रसिद्ध और चर्चित किताब है अकथ कहानी प्रेम की, कबीर की कविता और उनका समय, वो केवल कबीर की कविता के बारे में किताब नहीं है, वो कबीर के समय के बारे में किताब है। कबीर के समय को देखने का जो तरीका पिछले कुछ वर्षों में बना बिगड़ा, उसके बारे में किताब है। यानी वो किताब एक तरफ साहित्यिक आलोचना की किताब है और दूसरी तरफ गहरे ऐतिहासिक शोध की किताब है। तो मैं तो इसी रूप में देखता हूँ। उसके बाद फिर चाहे पद्मावत पर काम हो, चाहे नेहरू पर काम हो, ये सब चीज़ें मुझे लगता है कि एक इंटीग्रेटेड होल है। मेरा उपन्यास नाकोहस वो भी इसी चिंता से प्रेरित है कि हर्ट सेंटिमेंट्स की पॉलिटिक्स आपको कहाँ तक ले जाएगी। तो मैं ये कहूँगा अंजुम कि एक इंटीग्रेटेड होल है, एक समग्रता है, जिसमें आपको कोई काम अधिक महत्वपूर्ण लगता है तो आपका ध्यान उस पर चला जाता है, किसी और को कोई काम अधिक महत्वपूर्ण लगता है तो उसका ध्यान उस पर चला जाता है। कुछ वर्ष पहले तक मैं टीवी पर भी लगातार जाता था, राज्यसभा टीवी पर एक प्रोग्राम भी होस्ट करता था किताब नाम का। तो बहुत से लोगों को मेरे परिचय का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा वही लगता था कि साहब टीवी पर दिखते हैं, टीवी पर आते हैं, किताब प्रोग्राम होस्ट करते हैं, या NDTV पर लगातार आते हैं। मेरे लिए मेरे काम के सभी हिस्से महत्वपूर्ण। आप समय को ध्यान में रखकर कुछ काम करते हैं क्या? जैसे नेहरू की किताब जो आपने संपादित की, जिसकी भूमिका जितनी मैंने अब तक पढ़ी है वो मेरे सीमित ज्ञान में बहुत लंबी भूमिका है। आपने एक ऐसे समय में लिखी जब राजनीतिक स्तर पर वो विचारधारा काबिज नहीं है जो कि नेहरू की थी। पद्मावत का जब विरोध हुआ तो आपकी किताब आती है पद्मावत। इसी तरीके से नाकोहस किताब एक ऐसे समय में आती है जब सत्ता का परिवर्तन इस देश में होता है। तो समय देखते हैं, उसके हिसाब से लिखते हैं? ऐसा नहीं है, बल्कि मैं इसको ये कहूँगा कि अगर मैं जिसके ब्याह में गए उसी का गीत गाया, उस शैली में अगर काम करूं तो मैं इंटेलेक्चुअल हूं ही नहीं।
लेकिन ये 3 काम तो दिखाई देते हैं। ये 3 काम समय के विरोध में है। ये समय का फायदा उठाने के लिए किए गए काम नहीं है। इस समय जबकि नेहरू जी की पार्टी तक नेहरू जी का नाम लेने से कतराती है, ठीक है ना, तब मैं नेहरू पर काम कर रहा हूँ, तब मैं नेहरू को एम्फेसाइज कर रहा हूँ। इस समय जबकि हालत ये है कि लोग कहते हैं कि साहब मुसलमानों का इस देश की कल्चर में क्या योगदान है, तब मैं एक ऐसे मुसलमान कवि की रचना पर काम कर रहा हूँ जो कबीर की तरह आइकोनोक्लास्ट नहीं था, बल्कि बाकायदा रोज़ा नमाज का पाबंद मुसलमान था। मैं मलिक मोहम्मद जायसी की बात कर रहा हूँ, ठीक है। जायसी कबीर की तरह के व्यक्ति नहीं थे, वो बाकायदा पाबंद मुसलमान थे। लेकिन एट दी सेम टाइम वो ये कहने वाले भी मुसलमान थे कि जितने शरीर पर रोए हैं और जितने आकाश में नक्षत्र हैं, ईश्वर तक पहुँचने के मार्ग भी उतने ही हैं। इसलिए किसी को ये मानने का हक नहीं है कि मैं ही सही हूँ, बाकी सब गलत है। ये सब मेरे लिए मेरे व्यक्तित्व को, मेरे होने को डिफाइन करने वाली चीज़ है। अगर ये नहीं होते तो मैं नहीं होता, बल्कि मैं ये तक कहने की ज़रूरत करूँगा कि हिंदुस्तान ना होता। और ये हिंदुस्तानी तहजीब का, हिंदुस्तानी कल्चर का दुनिया के लिए बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है कि किस तरह से एक संघर्ष और उसके साथ संवाद, कई सभ्यताओं और संस्कृतियों के संघर्ष और संवाद के बाद जो एक भारतीय संस्कृति बनती है, वो सारी दुनिया को बहुत कुछ सिखा सकती है। इसलिए मैंने ये काम इस समय किया। दूसरी ओर आपने नाकोस का जिक्र किया। साहब, इस समय हालत ये है कि मैं कहीं भी कोई लेक्चर इस समय देता हूँ तो पहले ही हाथ जोड़ के माफ़ी मांग लेता हूँ कि मेरी किसी बात से आपकी भावनाएं आहत हो रही हो तो कृपया आप मेरी भावनाएं आहत कर लें, वो इतनी कोमल नहीं है। आपको मेरी भावनाएं आहत करने के लिए जो कुछ कहना है कह लीजिए, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला है। आप सोचिए मूर्खता की किस सीमा तक हम पहुँच गए कि मेरी कही हुई किसी भी बात से आपकी भावना आहत हो सकती है और आप मेरी पिटाई कर सकते हैं, मेरे खिलाफ FIR हो सकती है, मुझे बंद किया जा सकता है। सारे का सारा डिस्कोर्स सेंटिमेंट्स का हो गया है। विवेक की कोई जगह नहीं बची है, सोच विचार की कोई जगह नहीं बची है। स्टुपिडिटी का एक एवेलांस जैसा इस समय सारी दुनिया में छाया हुआ है। तो इसलिए ये सारे काम वक्त के डोमिनेंट मूड के प्रतिरोध में किए गए काम हैं और इसका मुझे फख्र है। ठीक, आपकी बात में से 2 बातें निकल कर आती हैं। पहले सवाल पर आता हूँ, नाकोहस पे पहले आता हूँ। ये पहले एक लेख के रूप में जनसत्ता में आया, कहानी के रूप में। उससे पहले जनसत्ता में, हाँ, जनसत्ता में 2003 है ना, मुखामुखम आप लिखा करते थे। बिल्कुल ठीक बात है। उसके बाद फिर ये कहानी के तौर पर आया, फिर ये उपन्यास के तौर पर आया। क्या ये रिस्पॉन्स देखने का एक तरीका था कि पहले रिस्पॉन्स देखें तब इसको आगे बढ़ाया जाए? नहीं, ऐसे व्यवस्थित ढंग से नहीं लिखा गया था। ये 2003 में जो घटना हुई थी वो आपको मैं याद दिलाऊं। भंडारकर इंस्टीट्यूट है पुणे में, बहुत ही महत्वपूर्ण इंस्टीट्यूट है रिसर्च का। वहाँ एक अमेरिकन प्रोफेसर ने रह के काम किया था, जेम्स लिन ने। वो केवल वहाँ रहे थे, उन्होंने चीज़ें वहाँ कंसल्ट की थी। फिर उन्होंने एक किताब लिखी जिसमें शिवाजी महाराज के बारे में कुछ था। तो शिवाजी महाराज के जो समर्थक लोग हैं वो उखड़ गए और जाके उन्होंने भंडारकर इंस्टीट्यूट पे हमला कर दिया क्योंकि उनकी भावनाएं आहत हो गई थी। अब दिलचस्प बात यह है कि ये जो हमला करने वाले थे ये चूँकि OBC थे या OBC मंच के थे, तो बहुत सारे लिबरल्स को इसमें बोलने में तकलीफ़ हुई क्योंकि ब्राह्मणवादी होते तो हम खुल के निंदा कर देते, लेकिन चूँकि OBC संगठन है तो निंदा कैसे करें, घुमा फिरा के बातें की गई। मुझे दुख हुआ इस बात का, और दुख के साथ साथ एक मज़ेदार फीलिंग भी हुई कि अगर इसी तरह चलता रहा तो किसी का भी रिसर्च करना असंभव हो जाएगा। भाई कल को ये स्थिति हो सकती है कि आप ये नहीं कह सकते कि साहब कबीर साहब के बारे में ये नई बात मुझे पता चली है या फलां के बारे में नई बात पता चली है। आप ये कह ही नहीं सकते, रिसर्च कर ही नहीं सकते। तो मुझे लगा कि एक आहत भावना आयोग बना दिया जाए ताकि मतलब एक सरकास्टिक ढंग से वो बात लिखी गई थी। और फिर तो मैं वो एक तरह से वो बात चलती रही, लेकिन उसके बाद मैंने कुछ खास उस पर लिखा नहीं। लेकिन सन 13-14 आते आते जो स्थितियाँ बन गई थी तो फिर वो मैंने कहानी लिखी। उस कहानी पर एक सज्जन ने टिप्पणी की कि तो कहानी है ही नहीं, क्योंकि इसमें कोई घटना नहीं है। दुनिया का साहित्य कहीं का कहीं पहुंच चुका है। आज कहानी और उपन्यास केवल घटनाओं से नहीं परिभाषित होते,
तो खैर उस पर बहस हुई काफ़ी, मैंने उसमें कोई हिस्सा नहीं लिया। बहुत सारे लोगों ने उस कहानी को डिफेंड किया, बहुत सारे लोगों ने उसको कंडेम किया, मैंने खुद कोई हिस्सा नहीं लिया उसमें। लेकिन एक बात जरूर मन में आई कि यार ये कहानी नहीं है तो चलो इसको उपन्यास बना देते हैं, तो इस तरह उपन्यास लिख दिया। कोई ऐसा ऑब्जर्वेशन वगैरह करने की बात नहीं थी। मैं वो बहुत बहुत स्ट्रांगली फील करता हूँ, और बल्कि इस समय जो मेरे मन में चलती रहती है बात, वो एक ये भी है कई चीज़ों के अलावा कि नाको हंस का सीक्वल भी अब मैं लिखना चाहता हूँ। तो बात तो वही हुई ना पुरुषोत्तम जी, मान लीजिए एक रचना होती है, आप उससे संतुष्ट हुए, आपके मन में बेचैनी हुई, जैसा कि आप बोलते हैं आप बेचैनी में लिखते हैं, आपके मन में बेचैनी हुई, आपने कुछ लिखा और आपको लगा कि अब ये पूरा है, अब मुझे यहाँ पर रुक जाना चाहिए, आपने उसे लेख के तौर पर छपवा दिया। फिर उसके बाद आप में और बेचैनी हुई, वो एक कहानी के रूप में आई, लेकिन जब उससे बहस हुई तो आपने सोचा अब इसको उपन्यास के रूप में डाल लें, तो ये निकला तो उसी रिस्पॉन्स से ना जो आपको पाठक और समाज दे रहा था। हाँ, इस तरह कह सकते हैं, ये ठीक है आपकी बात। तो क्या एक लेखक को इंतज़ार नहीं करना चाहिए कि अब ये पूरा है, अब मैं नहीं, ये डिपेंड करता है, ये डिपेंड करता है इस बात पर कि लेखक की अपनी प्राथमिकताएं क्या हैं, उसकी रुचियाँ क्या हैं। जैसे इस समय मान लीजिए कि मेरे मन में, मैं अपनी बात करूं, 6-7 चीज़ें एक साथ चलती रहती हैं। जैसे मैं कभी गांधी जी पर भी सोचता हूं, नेहरू पर भी सोचता हूं, महाभारत मेरा एक प्रिय टेक्स्ट है, हाँ, उस पर भी मैंने 2003 में ही एक व्याख्यान दिया था, और उसके आसपास एक लेख भी लिखा था, अंग्रेजी में लिखा था, वो वाई वी शुड लिसन टू हर, द्रौपदी को केंद्र में रख के। तो महाभारत मुझे एक फैसिनेट करने वाला टेक्स्ट है। पद्मावत मुझे पता नहीं पिछले कितने साल से फैसिनेट कर रहा था, एक स्थिति बनी तो उसमें पद्मावत मैंने लिख दिया। अब इस समय मैं क्या लिखूंगा अगला, हिंदुइज्म पर एक किताब मैं बहुत दिनों से प्लान कर रहा हूँ। तो अब इन सारी चीज़ों में से अंततः मैं कल से क्या लिखना शुरू करूँगा, ये मैं तय करूँगा। ठीक। और ये मुझे औरों के बारे में नहीं मालूम, लेकिन मेरे मन में तो एक साथ 10 चीज़ें हमेशा चलती हैं, और मुझे अपने आप को डिसिप्लिन करना पड़ता है कि भाई अब एक इस चीज़ पर बैठकर काम करो। आपने एक जगह कहा था कि लेखन एक मिस्टीरियस कला है। बिल्कुल है। और आप कहते हैं आप बेचैनी में लिखते हैं। वो बेचैनी है जो मिस्ट्री पैदा करती है, या वो मिस्ट्री है जो बेचैनी? देखिए साहब, ऐसा है कि आते हैं मजामी गैब से ख्याल में, गालिब शरीर खामा नवाए सरू से। कोई भी अगर ये दावा करे कि वो क्रिएटिव प्रोसेस को बहुत रैशनली एक्सप्लेन कर सकता है, तो कम से कम मैं ये नहीं मानता। आते हैं मजामी गैब से ख्याल में, कहाँ से कौन सी चीज़ आ जाती है। वो अगला जो मिसरा कहता है कि कलम के चलने की जो आवाज़ होती है कागज़ पर किर 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 की, वो जैसे फरिश्ते बोल रहे हैं। आप किसी भी कवि से, लेखक से ये पूछ लीजिए, लिखने के महीने भर बाद, 10 दिन बाद, हो सकता है 10 मिनट बाद ही उसको खुद ताज्जुब होता है कि खुद मैंने लिखा है। तो वो प्रोसेस, जैसे नाको हंस में एक वाक्य है, वो एक पात्र अपनी प्रेमिका को याद करते हुए वो कहता है, उसके मुंह से निकलता है, तेरे एक बूंद आंसू में, तेरी आंख के एक आंसू में नमक सारी पृथ्वी का। ठीक है। अब मैं तो अपनी प्रेमिका से ऐसा कभी नहीं कहता, मैं इतना पोइटिक स्टेटमेंट कभी नहीं देता। मुझे तो ये पढ़ के खुद ताज्जुब हुआ कि क्या यार मैंने मज़ेदार बात कही है, ये हर एक के साथ होता है। तो इट इज़ इन दिस सेंस इट्स अ वेरी मिस्टीरियस प्रोसेस। और इसी सेंस में कहा जाता है कि कई बार जो फिलोसफिकली लेखक लोग कहते हैं कि कई बार लैंग्वेज आपको इस्तेमाल कर रही होती है, तो इट्स वेरी डिफिकल्ट। कबीर की मिस्ट्री को खोलने के लिए कवि के रूप में लिंडा हेस वो काम जब आप कर रहे थे, शायद उससे पहले वो बहुत पहले कर चुकी थी। 1987 में उनकी किताब छप गई थी। और आपने कबीर पे अकथ कहानी प्रेम की लिखने में 3 दशक कम से कम, मुझे लगता है 32 साल। जी के शब्दों में 32 हाँ, साल। 32 साल सही तो, है ना, 32 साल आपने लिए। सन 77 से 2009 तक। एक लेख से शुरू हुई चीज़ एक किताब तक पहुंची, नाको हंस भी एक लेख से शुरू हुआ, उपन्यास तक पहुंचा। तो एक तो मैं इन दोनों चीज़ों को जोड़ कर देखता हूँ कि आप छोटे से लिखते हुए एक बड़ी चीज़ की तरफ आते हैं। कबीर पर वापस आऊँगा। कबीर क्यों लगा आपको कि कबीर को एक कवि के रूप में स्थापित करना बहुत ज़रूरी है? क्योंकि देखिए, कबीर के बारे में एक आम फहम बात ये बन गई कि धर्म उपदेशक थे। हजारी प्रसाद द्विवेदी जो कबीर के बहुत बड़े स्कॉलर हैं, उनका एक प्रसिद्ध वाक्य है कि कबीर धर्म उपदेशक थे। कबीर मूलतः धर्म गुरु थे,
उनकी वाणी का आध्यात्मिक रस ही आस्वाद्य है। ये पंडित जी का वाक्य है, नैजारी प्रसाद द्विवेदी का। अब मेरी प्रॉब्लम ये है कि कभी ठीक है रहे होंगे धर्मगुरु या जो भी है, हमें उनकी कविता या उनका उपदेश क्यों रुचता है? हम तक वो बात उस तरह क्यों पहुंचती है? उपदेश तो दयानंद सरस्वती भी देते थे और बहुत मज़ेदार लैंग्वेज में देते थे। सत्यार्थ प्रकाश अगर आप पढ़ें तो उसका हिंदी प्रोज लाजवाब है। अपने फ्लो में, अपने सरकाज़्म में कमाल का प्रोज लिखते थे स्वामी जी। लेकिन कबीर हमें कवि के तौर पर क्यों रुचते हैं? कबीर की भाषा में ऐसा क्या है जो आप तक वो पहुंचती है? अब जैसे आए जमराज पलंग चढ़ बैठे, जग से नाता टूटल हो, इसमें कौन सा उपदेश है? कौन सा उपदेश है? बालम आओ हमारे गहरे, तुम बिन दुखिया देरे, इसमें क्या उपदेश है? कबीर के यहाँ आपको जो बहुत सहज मानवीय भावनाएं, प्रेम की, एकांत की, अकेलेपन की, ऊब की, खींच की, जो भी स्पेक्ट्रम ह्यूमन सेंटिमेंट्स का हो सकता है, वो सब आपको कबीर के यहाँ मिलता है। और उस पर ध्यान देने की ज़रूरत कम महसूस की गई। या तो उपदेशक हैं, समाज सुधारक हैं, एक नए पंथ के निर्माता हैं, इस रूप में कबीर पर ज़्यादा बल दिया गया। तो मुझे लगा कि ये एक ऐसी चीज़ है जो कबीर को समझने में बाधक है, बल्कि कबीर की समझ को एक तरह से डिस्टॉर्ट करती है। तो इसलिए मैंने इतना बल दिया कबीर के कबीर ऊपर। कबीर की जब ये किताब आती है, खत कहानी प्रेम की, कबीर पर आपकी किताब आती है, तो इसको जितनी ख्याति मिली, उससे पहले की आपकी उन किताबों को ख्याति उतनी नहीं मिली। यही वजह थी, क्योंकि इसका एक सिरा विचार का अनंत में जाता है। वहाँ से अगर आप सिरा पकड़ें तो वो अखत कहानी प्रेम तक आता है। इसकी भूमिका में भी आप ये बात लिखते हैं। क्या यही वजह थी कि लोग विचार का अनंत पर ध्यान दें, इसलिए आपने विचार के अनंत की जिक्र भूमिका में किया? एक बात मैं आपको बता दूं, ये आपको एरोगेंट स्टेटमेंट लग सकता है, मैं कतई परवाह नहीं करता कि मेरी किताब पर कोई ध्यान देता है या नहीं देता। ये आपको अजीब लग सकता है क्योंकि सौभाग्य से मेरी अधिकांश किताबों पर ध्यान दिया गया है, लेकिन मैं इसकी परवाह कतई नहीं करता। मुझसे एक बार पूछा गया था कि साहब नाकोहस आपने थोड़ा इस तरह का कठिन ढंग से लिखा है, थोड़ा उस तरह लिखते हैं तो अधिक प्रतियां बिकती, ऐसे ही पूछा गया था इसी तरह के इंटरव्यू में। तो मैंने कहा था कि मेरी इच्छा है कि नाकोहस की 1 करोड़ कॉपियाँ छपें और मेरा प्रकाशक अरबपति बन जाए, मैं भी अरबपति बन जाऊँ, बट विदाउट कंप्रोमाइजिंग ऑन माई स्टाइल एंड क्वालिटी। तो विचार का अनंत मैंने लिखी एक खास ढंग से, एक खास समय पर, एक खास तरह के ऑडियंस को ध्यान में रख के। उस पर किसी ने ध्यान दिया नहीं दिया मेरी बला से। क्योंकि मैंने आपका एक इंटरव्यू पढ़ा, उसमें आपका ये वाक्य था कि विचार का अनंत पर ध्यान नहीं दिया गया, जबकि दिया जाना चाहिए था। हाँ, ये तो मैं अभी भी कह रहा हूँ, लेकिन मुझे यानी उस पर ध्यान दिया जाए इसलिए मैं कोई किताब लिखूंगा, ऐसा कुछ नहीं। आप ध्यान देंगे, मेरा ये विश्वास है कि मेरी बहुत सी बातों पर और मेरे बहुत से लेखन पर जिन लोगों ने उस वक्त ध्यान नहीं दिया वो देंगे। जब अखत कहानी प्रेम की प्रकाशित हुई थी तो उसकी बड़ी ख्याति हुई, बड़ी तारीफ़ें हुई, बड़ी निंदाएं भी हुई और बहुत सारे लोगों ने उस किताब को डिसमिस कर दिया। और फिर मुझसे लोगों ने कहा कि आप इस पर रेस्पॉन्स कीजिए, ये कीजिए, वो कीजिए। जहाँ तक मुझे याद पड़ता है मैंने केवल एक रेस्पॉन्स किया है। आलोचना पत्रिका ने जब अखत कहानी पर एक पूरा विशेष अंक निकाला, तो उसमें जो लेख छपे थे वो मुझे पूर्व में भेज दिए थे संपादक जी ने, तो जो मुझे मिल गए थे उन पर मैंने रेस्पॉन्ड किया है। बाकी मुझे याद नहीं पड़ता कि मैंने अखत कहानी प्रेम की पर हुई किसी आलोचना पर अलग से कोई रेस्पॉन्ड किया हो। मैं केवल तब रेस्पॉन्ड करता हूँ अंजुम, और करूँगा जी, जहाँ कोई महत्वपूर्ण सवाल उठाया गया हो। और ऐसे कुछ महत्वपूर्ण सवाल जैसे सुधीर चंद्र ने अपने रिव्यू में उठाए, डेविड लॉरेंजन ने अपने रिव्यू में उठाए, उन पर मैं रेस्पॉन्ड करूँगा। अभी जो मेरी किताब आई है पिछले दिनों अंग्रेजी में, कबीर कबीर, उसमें मैंने किया भी है, आगे भी करूँगा। लेकिन साहब ये किताब आपने क्यों लिखी है? आपने इसलिए ऐसा कह दिया कि आप फलानी जाति के हैं, आपने नामवर सिंह को बहुत महत्व दे दिया, फलाने को नहीं दिया, या वैसे वर्षा। इस तरह की चीज़ों पर रेस्पॉन्ड करने की ना मैं ज़रूरत समझता हूँ ना मेरी कोई रुचि। इतनी समझ बची है समाज में, हिंदी विभागों में, हिंदी पट्टी में, कि जिस तरह के रिस्पॉन्स सवालों की आप बात कर रहे हैं वो हम पढ़ते हुए उठा सकें? अगर आप हिंदी समाज का मतलब केवल हिंदी के तथाकथित लेखक समुदाय तक सीमित ना करें तो बचिए, क्योंकि मेरी किताब अखत कहानी प्रेम की जो खासी हृष्ट पुष्ट किताब है, लगभग 500 पृष्ठ की किताब है,
और उसकी निंदा में एक सज्जन ने लिखा था, निंदा में, ये ध्यान दीजिएगा, कि साहब इस किताब के जरिए पुरुषोत्तम जी बौद्धिक आतंक क्रिएट करते हैं। 600 किताबों से तो उन्होंने उद्धरण दे रखे हैं। तो मुझे वाक्य पढ़ के बहुत हंसी आई थी कि ये उनको निंदा लायक बात लग रही थी कि मैंने इतना रेफरेंसेस उसमें दिए। एनीवे, इसके बावजूद संभवतः उस किताब का इस समय 6ठा संस्करण चल रहा है और हिंदी जगत में लोग उसे पढ़ रहे हैं। अभी आज सुबह ही मेरे पास, आपको मैं दिखा दूंगा, अभी नागपुर से एक सज्जन का वो आया है। उन्होंने लिखा है कि व्हाट अ वंडरफुल बुक यू हैव रिटन, आई एम रीडिंग इट। और ऐसे मुझे लगभग हर सप्ताह 2-4 मैसेज आज तक आते हैं। तो किताब तो चल रही है। कमला प्रसाद जी, स्वर्गीय कमला प्रसाद जी जो आलोचक थे, तो शुरू में जैसा होता है किसी भी लेखक के मन में एक, तो जब उस किताब पर बहुत प्रतिक्रियाएं तत्काल नहीं हुई तो मुझे अजीब लगा था। तो मैंने उनसे एक दिन कहा, आज मैं उनको याद करता हूँ, उन्होंने कहा कि पुरुषोत्तम तुम धीरज रखो, ये किताब अपने आप खुलेगी और जब खुलेगी तो खुलती ही जाएगी। वही हो रहा है। एक सवाल इसी किताब से जुड़ा हुआ, चूँकि कबीर पर बात चल रही है और कभी आपसे कबीर पर मैं विस्तार में बात ना करूँ तो बड़ा ये सही नहीं होगा इस इंटरव्यू के लिए। कीजिए, जरूर कीजिए। आप जब विश्वविद्यालय में पढ़ा रहे थे JNU में, आमतौर पर ये कहा जाता है, ये मैं आपसे पहले भी बोल रहा था कि जब कोई कामयाब होता है तो उसके साथ बहुत सारी बातें चिपकी हुई चली आती हैं साथ में, ये कहा जाता है। और ये एक विवाद हुआ भी था एक समय पर। आपने सबसे ज़्यादा काम कबीर पर ही कराया, तो क्या कबीर से आप बहुत ज़्यादा मुतासिर हैं या फिर कबीर? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। मैंने शुरू में बहुत सारे लोगों पर काम कराए। ऐसे ही एट्रेंडम याद करूँ तो हृदय उसके कहानी संग्रह पर मेरे साथ काम हुआ है, ओम प्रकाश वाल्मीकि पर मेरे साथ काम हुआ है, अन्य लेखकों लेखिकाओं पर हुआ है, प्रभा खेतान पर भी एक काम हुआ है। लेकिन हाँ, 2003 या 4 तक आते आते एक अध्यापक के तौर पर अपनी लोकप्रियता का कुछ फ़ायदा उठाने का मैंने तय किया। बहुत सारे लोग मेरे साथ रिसर्च करना चाहते थे और बाकायदा मतलब सबका आग्रह ही होता था कि हम इनके साथ रिसर्च करेंगे। एक सज्जन ने तो मेरे घर के सामने मतलब अनशन करने की धमकी दे दी थी कि अगर आपने मुझे अपने साथ नहीं लिया तो मैं अनशन पर बैठ जाऊँगा। तो असल में हुआ क्या है अंजुम, हिंदी विभागों में खासकर भक्ति के सिलसिले में या पूरे आरंभिक आधुनिक काल के सिलसिले में जो तमाम सारी बातें पहले ही कही जा चुकी हैं उन्हीं को घुमा फिरा के दोहराने की, या जो विमर्श फैशन में प्रचलित हो जाते हैं उनके हिसाब से कवियों को पढ़ने की प्रवृत्ति बन गई है। एक ज़माने में प्रगतिशीलता और समाजवाद का फैशन था, तो हर आदमी तुलसीदास में समाजवाद और कबीरदास में प्रगतिशीलता खोज रहा था। आजकल हर जगह लोग दलित दृष्टि, नारी दृष्टि, पर्यावरण, ये सब खोज रहे हैं, प्रचलित शब्द हैं। तुलसीदास में पर्यावरण, कबीर की दलित वगैरह वगैरह। मुझे इस पर कोई ऐतराज़ नहीं है, जिन्हें करना है करें। लेकिन मैं अपने अनुभव से जानता हूँ कि हजारों पांडुलिपियाँ हैं जो देखी तक नहीं गई, जिनके बारे में किसी को कुछ नहीं पता, और उनका अगर गंभीरता से अध्ययन हो तो भक्ति साहित्य और रीति साहित्य के बारे में हमारी प्रचलित धारणाएं पूरी तरह बदल सकती हैं। तो 2003-4 में ये घोषणा मैंने जरूर कर दी थी और उसका मैंने पालन किया अगले 3-4 साल जब तक मैं रहा JNU में, कि मेरे साथ काम करना है तो पांडुलिपि पर काम करना होगा। किसी ना किसी पांडुलिपि को खोजना होगा या पांडुलिपि जैसी महत्वपूर्ण किसी पुरानी किताब को उसको खोजना होगा और उसी पर काम करना होगा, वरना आप मेरे साथ काम नहीं कर सकते। इसके अच्छे नतीजे हुए। मेरा एक प्रिय विद्यार्थी है दलपत, इस समय यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्सास ऑस्टिन में पढ़ा रहा है। वो कहानी वानी पर कुछ करना चाहता था। मैंने उससे कहा कि मेरे साथ काम करना है तो सर्वंगी पे करना पड़ेगा। गोपाल दास की सर्वंगी। तो बहुत जल्लाया, बहुत नाराज़ हुआ, बहुत उसने जैसे बच्चे करते हैं। मैंने कहा कुछ नहीं, वरना बहुत सारे अध्यापक हैं, किसी के भी साथ काम कर दो। उसने सर्वंगी पे काम किया और आज धीरे धीरे आरंभिक आधुनिक कालीन इतिहास की अध्येताओं में उसकी जगह बन रही है, क्योंकि उसने बढ़िया काम किया और बाद में काम जारी रखा। एक मेरी छात्रा है सुधा, उससे मैंने दरिया साहब बिहार वाले पर काम करवाया। दरिया साहब के बारे में मान्यता ये है कि कोई गैर दरियापंथी उनकी रचनाएं देखेगा तो आफत आएगी उस पर। उस लड़की ने नैतिक बल का परिचय दिया, काम किया, बहुत बढ़िया काम किया है। मैंने खुद अभी पिछले साल ही, मतलब अभी किताब आने वाली है, प्रकाशक को दे दी गई है, डेविड लॉरेंजन और मैंने मिलकर के जन गोपाल की पांडुलिपियों पर काम किया है, जो दादू के जीवनीकार थे और स्वयं बहुत अच्छे कवि थे,
लेकिन हम उनकी कविता के बारे में कुछ भी नहीं जानते। हमने उनकी पांडुलिपियाँ खोजी, उन पर काम किया, अब वो किताब छपने वाली है जल्दी ही। तो नई तरीके की तो एक ये जरूर था संस्कृति। कि अगर मेरे साथ आपको काम करना है तो पांडुलिपि ओरिएंटेड रिसर्च होनी चाहिए, वरना नहीं कर सकते। कबीर का कोई आग्रह नहीं था। ठीक। एक और चीज़ आपने एक वक्तव्य में कही थी, और पहले मैं दूसरे सवाल पर आता हूँ क्योंकि ये दो सवाल एक साथ जुड़े हुए हैं। आप यूपीएससी के मेंबर रहे और हिंदी प्रोफेसर ऐसे पहले थे जो बिल्कुल सही है, जो वहाँ तक पहुँचे। मैं हिंदी का पहला व्यक्ति था जो मेंबर बना यूपीएससी। आपके पिताजी चाहते थे कलेक्टर बने, लेकिन आप उस मशीनरी में पहुँच गए, उसका पुर्जा बन गए जो कलेक्टर बनाता है। ये आपने अपनी किताब में लिखा भी बिल्कुल है। सही लिखा है ना। लेकिन क्या आपको ऐसा लगा कि हिंदी के बच्चे, क्योंकि जब हिंदी का विवाद हुआ था 2014 के आसपास की बात है, आपने एक लेख भी लिखा था जनसत्ता में और कुछ और अखबारों में भी ये बात लिखी थी। आमतौर पर ये छवि गढ़ दी गई, एक छवि एक आपकी ये बनी कि हिंदी के रहते हुए इन्होंने हिंदी का उद्धार नहीं किया वहाँ पर जाकर, और हिंदी के बच्चों के साथ ज्यादती ज़्यादा हुई। देखिए, इस प्रश्न का उत्तर मैं, और संवैधानिक पद है, उसकी गरिमा का पूरा ख्याल वही है, मैं कह रहा गोपनीयता हूँ, का पूरा मैं इस ख्याल है। प्रश्न का उत्तर यथासंभव मुखरता और स्पष्टता से दूंगा, उस सीमा को ध्यान में रख के जिसका मैं सम्मान करता हूँ। बिल्कुल। बाकी लोग करें ना करें। आप अगर 21वीं सदी में भारतीय प्रशासन का हिस्सा बनना चाहते हैं तो क्या ये जरूरी नहीं है कि आपको कंप्यूटर की बुनियादी जानकारी हो? बिल्कुल। जैसे बेसिक न्यूमरेसी कहते हैं, यानी गणित, थोड़ा बहुत गणित आपको आता हो और अंग्रेजी थोड़ी बहुत आपको आती हो, यही जरूरी नहीं है। यानी हम वास्तविकताओं को देखें। मैं खुद हिंदी का लेखक हूँ, हिंदी का विद्यार्थी हूँ, लेकिन अगर मैं यूपीएससी में इस बात पर जिद करूं कि मैं तो केवल हिंदी में क्यों ही फाइलें देखूंगा, तो यूपीएससी का काम तो नहीं चलेगा। और प्रधानमंत्री जी को पुनर्विचार करना पड़ेगा कि ऐसा व्यक्ति क्या करेगा यहाँ। तो चीज़ों पर इस तरह जिद नहीं की जाती है। जिस बात को लेकर हिंदी के विद्यार्थी परेशान हैं, दुखी हैं, मैं समझ सकता हूँ उनका दुख और मेरी पूरी सहानुभूति है उनसे। वो बुनियादी तौर से सेंट्रल सर्विसेज, सिविल सर्विसेज एप्टीट्यूड टेस्ट, उसको लेकर के समस्या थी। और मेरा ये तब भी मानना था, उस लेख में भी मैंने लिखा था, मैंने अभी भी मैं कह रहा हूँ कि हिंदी पृष्ठभूमि होने की वजह से कोई हानि नहीं होगी, आपको कोई नुकसान नहीं होगा। लेकिन एक बुनियादी बुनियादी अंग्रेजी, बुनियादी न्यूमरेसी और कंप्यूटर की जानकारी, ये तो बहुत ज़रूरी है। इसके बिना तो बहुत मुश्किल हो जाएगा। अब एक विवाद ये हुआ कि साहब पर्चे ऐसी भाषा में बने, हिंदी के अनुवाद ऐसे हुए। तो देखिए क्या होता है अंजुम, आपको अटपटा लग सकता है कि फलां शब्द के लिए फलां शब्द क्यों लिखा गया, लेकिन ये सुप्रीम कोर्ट की रूलिंग है जो एनसीईआरटी के एक विवाद में दी गई थी, जिसका यूपीएससी को पालन करना ही है कि आप केवल उस शब्दावली का प्रयोग करेंगे जो भारत सरकार की पारिभाषिक शब्दावली में है, आपको उसी का प्रयोग करना है। अब मान लीजिए कि उसमें लाउड स्पीकर के लिए अगर एक शब्द है तो आपको वही इस्तेमाल करना है, आप मन मर्जी से अनुवाद नहीं कर सकते। यूपीएससी की अपनी समस्याएं हैं, पूर्वाग्रह भी होते हैं लोगों के, मैं इसको नहीं नकारता, लेकिन मैं हिंदी माध्यम के छात्रों से केवल ये कहना चाहता हूँ कि हिंदी माध्यम बजाते खुद कोई बाधा नहीं है, लेकिन ये ज़रूर है कि आपको अंग्रेजी की, कंप्यूटर की और न्यूमरेसी की बुनियादी जानकारी तो हासिल कर लेनी चाहिए। ठीक है, वो बहुत ज़रूरी है। इसी से जुड़ा हुआ एक और सवाल पुरुषोत्तम जी, ये हिंदी लेखकों के विषय में है, क्योंकि आपने एक जगह स्टेटमेंट दिया था और मैं वहाँ पर उस समय था। हिंदी में लिखते हुए हिंदी पर अफसोस जताने वालों के लिए आपने एक शब्द का इस्तेमाल किया था कि ये लोग सांस्कृतिक आत्मघृणा के शिकार हैं। मैं चाहूँगा इस सांस्कृतिक आत्मघृणा को एलेबोरेट थोड़ा करेंगे? देखिए, सांस्कृतिक आत्मघृणा केवल हिंदी की समस्या नहीं है, ये संसार के कई समुदायों में कई बार होती है। सांस्कृतिक आत्मघृणा का अर्थ यह है कि आप हिंदी में लिखते हैं तो ऐसे जताएं जैसे कि आप हिंदी की सेवा कर रहे हैं। अब जैसे ये फ्रेज मैंने किसी जुबान के बारे में नहीं सुना आज तक। एक विवाह में मेरे साथ हुआ ये कि एक सज्जन थे जो किसी कॉरपोरेशन में हिंदी अफसर थे, उनसे परिचय कराया गया तो अरे आप भी हिंदी की सेवा करते हैं, मैं भी करता हूँ। मैंने कहा मैं कोई सेवा एवा नहीं करता, मैं नौकरी करता हूँ, भारत सरकार मुझे बढ़िया तनख्वाह देती है, आप सेवा करते होंगे। तो ये जो धारणा है कि अरे हिंदी कोई बीमार बुढ़िया है जिसकी आप सेवा करेंगे, एक भाषा है, एक संस्कृति है, एक इंस्टीट्यूशन है, उसमें आप काम कर रहे हैं।
दूसरा ये कि हिंदी में लिखने में आप एक शहादत की मुद्रा अपनाएं या एक इस तरह की मुद्रा अपनाएं कि हम अंग्रेजी के खिलाफ जैसे कोई हथियार लिए घूम रहे हैं। मैं बाइलिंगुअल राइटर हूँ, मूलतः हिंदी का, लेकिन मुझे अंग्रेजी में लिखने में कोई दिक्कत नहीं है, मुझे अंग्रेजी में लिखने में मज़ा भी आता है, मैं करता हूँ अपना काम। तीसरी बात ये कि आप मतलब सांस्कृतिक आत्मघृणा या जो भी आप कहें, मैं कहना ही चाहता हूँ कि आप हिंदी के साथ अपने संबंध को लेकर सहज क्यों नहीं है, और जो वास्तविकता है उसे फेस करने को क्यों नहीं तैयार है। जब आप सारी दुनिया को इस बात के लिए धिक्कारना चाहते हैं कि वो हिंदी का उपयोग नहीं कर रही है, तो आप ये क्यों नहीं सोचते कि आपके बच्चे किस माध्यम के स्कूल में पढ़ रहे हैं। अगर अंग्रेजी माध्यम ही ताकत का और रोजगार का जरिया है, तो आपके बच्चों की तरह दूसरों को भी हक है कि वो वैसा करें। चौथी और आखिरी बात ये कि आप सहज रूप से हिंदी का काम कीजिए, हिंदी में काम कीजिए। हिंदी आपकी ज़ुबान है, या आपकी ज़ुबान नहीं भी है, ऐसा भी हो सकता है कि हिंदी आपकी मदर टंग ना हो, आपकी अपनी भाषा ना हो, तो आपने सीखी है, आप उसमें लिखना पसंद करते हैं, लिखिए। उसमें इतना तूमार पड़ा खड़ा करने की क्या ज़रूरत है, दिस वे और दैट वे। मुझे ही नहीं समझ में आता, इसी को लेकर के मैंने वो बात कही होगी, सांस्कृतिक आत्मघृणा। मतलब आई फील वेरी अनईजी अबाउट इट। आपकी किताबें अगर मैं देखूं पुरुषोत्तम जी, संस्कृति वर्चस्व प्रतिरोध, फिर विचार का अनंत है, फिर निज ब्रह्म विचार है, भारत तीसरा रुख भी है बीच में, तीसरा रुख है, हु इज़ भारत माता, ये तमाम किताबें देखें तो संस्कृति बहुत अहम हिस्सा रखती है इस पूरे में। संस्कृति इतनी अहम क्यों है? क्यों, मेरा सवाल इस तरीके से आप ये लें कि जब एक बात संस्कृति पर आप एक किताब लिख चुके हैं, उसी को अलग अलग जरिए से अलग अलग किताबों में लेकर आना, संस्कृति इतना अहमियत क्यों है फिर आपके लिए? संस्कृति केवल मेरे लिए अहम नहीं है, संस्कृति आपके लिए भी अहम है। बिल्कुल। संस्कृति है क्या? संस्कृति के बारे में एक तो दिक्कत यह है कि हम आम तौर से केवल क्रिएटिव एक्सप्रेशन या केवल परफॉर्मेंस को संस्कृति मान लेते हैं। दिन भर आप विमर्श करते हैं, शाम को सांस्कृतिक कार्यक्रम करते हैं, यानी जैसे एक रिलैक्सेशन का जरिया है संस्कृति, जो कि है, मैं मानता हूँ। लेकिन संस्कृति केवल ये नहीं है। संस्कृति आपकी जीवन पद्धति है, संस्कृति आपका वैल्यू सिस्टम है। आप दूसरे के प्रति कैसा व्यवहार करते हैं, दूसरे के प्रति कितने सेंसिटिव हैं। यानी मिसाल के तौर पर एक मैं अपनी बात करूं तो एक सवर्ण पुरुष होते हुए मैं दलित की, आदिवासी की, स्त्री की, मुसलमान की, ईसाई की वेदना के प्रति कितना सेंसिटिव हूँ। ये मेरे संस्कार और संस्कृति का सवाल है, इसलिए संस्कृति महत्वपूर्ण है। फिर संस्कृति एक पावर स्ट्रक्चर है, जिसको आप इस्लामी कल्चर कहते हैं। इट्स नॉट जस्ट अबाउट अ रिलीजियस वे ऑफ लाइफ, इट्स ऑल्सो अबाउट अ पॉलिटिकल वे ऑफ लाइफ। और ये हर कल्चर के बारे में सही है। हर कल्चर में, हिंदू कल्चर कहिए, इस्लामी कहिए, ईसाई कहिए, सिख कहिए, हर कल्चर में एक पावर स्ट्रक्चर मौजूद है, और वो पावर स्ट्रक्चर पॉलिटिकल पावर स्ट्रक्चर से मिलके आपके पूरे जीवन को, आपके सब कुछ को निर्धारित करता है। तो संस्कृति में दिलचस्पी क्यों नहीं होनी चाहिए? और संस्कृति के इस डायनेमिक्स का मुझे तो लगता है कि जितना मैंने किया है उतना एक्सप्लोरेशन एक अंश भी नहीं है, अभी बहुत कुछ करना है। इसीलिए आपने कहा था कि संस्कृति को मैं सांस्कृतिक कर्म नहीं मानता, सांस्कृतिक कार्यक्रम नहीं मानता, सांस्कृतिक कार्यक्रम नहीं मानता, हाँ, कल्चरल परफॉर्मेंस नहीं मानता। परफॉर्मेंस एक अलग लेवल पर है फिलोसफिकल टर्म्स में, लेकिन मेरे लिए संस्कृति केवल किसी सेमिनार के शाम को होने वाला रिलैक्सेशन फंक्शन नहीं है। संस्कृति मेरे लिए एक अधिक व्यापक और जटिल एक्सप्रेशन है। पिछली बार जब मैं आपसे मिला था पुरुषोत्तम जी, बहुत समय हुआ उस बात को, जब मैंने आपका एक इंटरव्यू किया था। उस समय आपने मुझे बताया था एक उपन्यास है जो आप 2.5 दशक से लिख रहे हैं, और वो 2014 की बात है। अब तो मैं कहूँगा 3 दशक से लिख रहे हैं। पूरा हुआ अभी भी लिखी ऐसा क्या लिख रहे हैं जो 3 दशक मतलब लग रहा है लेकिन पूरा नहीं हो रहा है? होगा यार, कबीर वाली किताब लिखने में जिस व्यक्ति ने 32 साल लगा दिए, हाँ, वो उपन्यास लिखने में भी 32 साल लगा दे तो क्या हर्ज है? हो सकता है साल 2 साल में हो जाए। नहीं, वो उपन्यास जिसकी आप बात कर रहे हो ना, सीरियस नोट, वो उपन्यास असल में कोशिश है पिछले 200-250 साल के हिंदुस्तान के इतिहास को रिविजिट करने की, और एक अलग ढंग से, थोड़े मज़ेदार ढंग से, नाकोहस की तरह डिप्रेसिंग ढंग से नहीं, थोड़े खिलंदड़े ढंग से मज़ा लेते हुए
और एक तरह से पर्सनल ऑटोबायोग्राफी को भी एक्सप्लोर करने की। तो उसमें 2-3 चीज़ें चूँकि मिलाने की कोशिश या महत्वाकांक्षा है, तो वो मैं लिखता हूँ और छोड़ देता हूँ, लिखता हूँ और छोड़ देता हूँ, लिखता हूँ और डिलीट कर देता हूँ। मैं उसके सैकड़ों पन्ने लिखकर डिलीट कर चुका हूँ और वो प्रक्रिया अभी भी जारी है। लेकिन अब ये एहसास मुझे होने लगा है कि सन 77 से 2009 तक 32 साल लेना और बात थी, लेकिन अब मेरे पास 32 क्या शायद 12 साल भी हों इसका भरोसा नहीं। मैं 66 वर्ष का हो चुका हूँ, तो अब अल्लाह मियाँ इतना समय नहीं देने वाले मुझे। तो अब ये ज़रूर है कि जो भी काम है, आजकल कोशिश कर रहा हूँ अपने आप को डिसिप्लिन करने की और तेज़ी से समय दे करके वक्त की पाबंदी के साथ काम करने की। तो जिस उपन्यास की आप बात कर रहे हैं, हो सकता है कि वो अगले साल 2 साल में आ जाए। जितना काम आपने अभी तक किया इस पूरे 66 सालों में, बचपन से लेकर अभी तक और अलग अलग क्षेत्रों में, संतोष है? नहीं, संतोष नहीं है। इस बात का संतोष है कि जो ज़रूरी काम थे उनमें से कुछ किए, लेकिन ऐसा कोई संतोष नहीं है कि जो हो गया बहुत है, क्योंकि जितना किया उससे कई गुना करना अभी बाकी है। किसी चीज़ का मलाल है? 2 चीज़ों का। एक तो ये कि जब मैं खास करके, मैं वैसे भी शायद लोगों को पहचानने में कुछ कच्चा था, या भगवान जाने अभी भी हूँ। यूपीएससी के दिनों में, चूँकि यूपीएससी आप जानते ही हैं कि एक पावर स्ट्रक्चर का हिस्सा है, महत्वपूर्ण हिस्सा है, और उसका सदस्य होना यानी एक पावर पोजीशन में होना और उससे जुड़े हुए जो सारे तमाशे होते हैं वो सब होना। तो उस समय बहुत से लोग मेरे मित्र बन गए थे, जो उसके पहले भी नहीं थे, बाद में भी नहीं रहे। तो उनमें से 1-2 स्त्रियों और पुरुषों के इरादों को मैं नहीं समझ पाया और उन्होंने मेरा इस्तेमाल किया। मैं वक्त रहते उनको नहीं पहचान पाया, इसका मलाल है। दूसरा मलाल मुझे इस बात का है कि कुछ चीज़ें ऐसे ही संबंधों में जैसा होता है, मैंने सुमन से छुपाई, जबकि सुमन बहुत ही मैच्योर व्यक्ति है और सच्चे दिल से मुझसे दोस्ती रखती है, तो मैंने उससे चीज़ें छुपाई, इसका मलाल है। बाकी मुझे नहीं लगता कि ऐसा कुछ है कि जिसका मलाल हो। बहुत अच्छी चीज़ें देखी जीवन में, बुरी चीज़ें भी देखी, बहुत संघर्ष के दिन भी देखे, सुख सुविधा के दिन भी देखे। ठीक है, दैट्स लाइफ, आती है जाती है। अहंकारी हैं? लोग कहते हैं, मैं नहीं मानता। मैं अहंकारी नहीं हूँ, लेकिन लोगों को लगता हूँ। मेरे बारे में इस्तेमाल किए जाने वाले शब्दों में से एक बहुत आम शब्द है एरोगेंट। मैं हूँ नहीं, मैं ईमानदारी से कह रहा हूँ। लोगों को एरोगेंट में इसलिए लगता हूँ, जैसे एक घटना मैं आपको सुनाऊँ। मैं जेएनयू में रहता था। एक सज्जन दोपहर 3 बजे प्रकट हुए, घंटी बजाई, मैंने दरवाज़ा खोला, बोले सर मैं बिहार से आपके दर्शन करने आया हूँ। तो मैंने कहा हो गए दर्शन? हाँ सर, मैंने कहा जाइए। मैं ये चीज़ें नहीं बर्दाश्त कर पाता। मैं एक व्यस्त आदमी हूँ, मैं मानता हूँ कि मेरे पास वक्त बहुत कम है, और मैं ये भी जानता हूँ कि एक महीने में मैं चाहूँ या ना चाहूँ मैं एक पब्लिक फिगर हूँ, लेकिन फिर भी मैं पॉलिटिशियन नहीं हूँ। तो मैं ये पसंद नहीं करता कि आप मेरे घर कभी भी घुस आएं बिना वक्त तय किए, या आप नितांत मूर्खतापूर्ण बातें करते रहें और मुझसे ये उम्मीद करें कि मैं उन्हें सुनता रहूँगा। मैं उठ के चल दे सकता हूँ, मैं बाकायदा मतलब घड़ी देखने लग सकता हूँ, ऊब सकता हूँ। इन चीज़ों की वजह से लोगों को लगता है कि मैं एरोगेंट हूँ। मैं कतई एरोगेंट नहीं हूँ। जहाँ सुनने लायक, सीखने लायक बात होती है, वहाँ वो व्यक्ति आपको एकदम निरक्षर लग सकता है, गंवार लग सकता है, और मैं उसके साथ उसके चरणों में बैठ के घंटों उससे सुन सकता हूँ, समझ सकता हूँ। एक अंतिम सवाल। आपने कविता लिखी है और अपने बच्चों के लिए लिखी है एक, और उसकी अंतिम पंक्तियाँ हैं कि कभी लौट कर वापस ना आने का वादा तुम्हें देता हूँ। क्यों ऐसी कविता बच्चों को लिए? बच्चों पूरी के लिए? कविता पढ़ देता हूँ। हाँ, मैं जानता था कि सवाल आप पूछेंगे इतने लंबे इंटरव्यू में, तो मैं उसे क्या कहते हैं अपने नेट पे ले आए, वो क्या ईमेल में मैंने अपने आप को मेल कर दी थी जी। तो अब उसको मैं पढ़ देता हूँ तो बात समझ में आ जाएगी आपको। अब जो आपने सवाल पूछा पहले उसका उत्तर देने की कोशिश करता हूँ।
क्यों वापस आना चाहिए? एक तो फिलॉसफिकली मैं पुनर्जन्म में विश्वास नहीं करता, क्योंकि पुनर्जन्म अगर होता भी हो तो मान लीजिए कि मेरा पुनर्जन्म हुआ तो मुझे इस जन्म की कोई याद नहीं होगी। हो सकता है कि मैं ग्वालियर की जगह गोरखपुर में पैदा हूँ, और ये भी हो सकता है कि गोरखपुर की जगह ग्लासगो में पैदा हूँ, हो सकता है ना। तो वो मेरा जन्म तो होगा ही नहीं, मुझे अपनी कुछ याद भी नहीं होगी, तो काहे का पुनर्जन्म है? तो कोई और व्यक्ति है। मैं पिछले जन्म में कुछ भी था, साधु था, महात्मा था, डकैत था, सेठ था, जो भी था, तो कोई और व्यक्ति था, मैं तो था ही नहीं, तो काहे का पुनर्जन्म? तो एक ही जीवन है, और लौट के आने की, बने रहने की जो वासना होती है, मुझे सचमुच अच्छी नहीं लगती। मैं ये मानता हूँ, सब लोगों को लगता है, मैं कोई ये नहीं कह रहा कि मुझे जीवन से मोह नहीं है, बिल्कुल मोह है, जीवन से बहुत मोह है। लेकिन उसके साथ ये भी सही है कि मैं मृत्यु को जीवन का विरोध नहीं मानता, मैं मृत्यु को जीवन का विलोम नहीं मानता, मैं मृत्यु को जीवन की स्वाभाविक परिणति मानता हूँ। और मैं ही क्या मानता हूँ, सभी लोग मानते हैं, लेकिन उसको अपना नहीं पाते। आया है सो जाएगा राजा रंग फकीर, तो वो तो एक अनिवार्य नियम है। ये बात ध्यान में रख के फिर ये कविता सुनिए। छूट गई जो अधूरी मुलाकातें तुम्हें देता हूँ, हो ना सकी जो बातें तुम्हें देता हूँ, जो कविताएं लिख ना पाया तुम्हें देता हूँ, जो किताबें पढ़ ना पाया तुम्हें देता हूँ। मरकर भी ना मरने की ये वासना, स्मृतियों की वैसाखियों पर जीने की ये लालसा, तुम्हारी कल्पनाओं यादों के आकाश में तारे की तरह टिमटिमाने की ये कामना, ये भी तुम्हें देता हूँ। जहाँ से शुरू होती है आगे की यात्रा, वहाँ से साथ रहना है सिर्फ वो जो किया। क्या बात। अपना अन किया सबका सब पीछे छोड़, कभी वापस ना आने का वादा तुम्हें देता हूँ। पुरुषोत्तम जी, आपने हमारे लिए समय निकाला, आप संगत में आए, आप ऐसे ही सृजनरत रहें, ऐसी हमारी कामना। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत आभार, मुझे बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके, बहुत धन्यवाद आपका। मंत्रियों, मुख्यमंत्रियों, प्रधानमंत्रियों इत्यादि इत्यादि, इन सब से कभी डरा नहीं, लुच्चों लफंगों से भी नहीं डरा, अपने निंदकों से भी नहीं डरा, लेकिन अपने पिता से डरता था। कांग्रेस का करीबी मैं कभी नहीं रहा, मैं सरकारी सेवा में था, और कांग्रेस की सरकार होती थी जो चुनकर आती थी। मैं तो बैठे ठाले का आलोचक हूँ, इस अर्थ में कि मेरा मूल काम तो कविता लिखना है। मैं नामवर सिंह की तरह या विश्वनाथ त्रिपाठी की तरह या और जो आलोचक हुए हैं, राम स्वरूप चतुर्वेदी, ये सब अध्यापक और आलोचक हैं। साहित्य में इतना टुच्चापन भर जाता है, जो हमारा माहौल है उसमें बहुत टुच्चापन है, कोई प्रमाण नहीं है इसका। मैंने अपने किसी भाई को कभी नहीं बढ़ाया, मेरा भाई अपने से प्रतिभाशाली है।